चलो फिर आज के पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं। चलो। देख फर्स्ट न्यूज़ तो ये आई है कि सेक्शन जो 66 ए है, हुँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसके तहत लोगों को अभी भी प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, कि लोगों हुँ, को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा चुका है जबकि उसको पहले ही। देखो हुँ, हुआ क्या था, 2000 में बिल आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया था। हुँ, उसमें 2008 में अमेंडमेंट करके कुछ चीज़ें और जोड़ दी गई थी। फिर पूरी तरीके से 66 ए की बात करें तो 2009 में 66 ए आर्टिकल फ़ोर्स में आ गया था। बट 2012 में श्रेया सिंघल ने एक पीआईएल दायर की थी कि जो सेक्शन 66 ए है, वो अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जैसे ग्रॉसली ऑफेंसिव वाली चीज़ें दी गई हैं। तो ग्रॉसली ऑफेंसिव एक ऐसा वर्ड है जिसको तुम कैसे ही नाप सकते हो कि ये चीज़ ऑफेंसिव थी कि नहीं थी? या मान लो कोई 66 ए में लिखा हुआ है कि गलत जानकारी भेजना या इनकन्वीनियंस करना किसी को, क्रिटिकल हेट फैलाना, इल विल से कोई काम करना, इस सब के तहत तुम्हें पकड़ा जा सकता है पुलिस के द्वारा। तो ये वर्ड सुनने में लग रहा है कितने ज़्यादा वास्ट है। अब हुँ, कोई भी चीज़ जो तुम इंटरनेट पे किसी दूसरे बंदे को भेजते हो, पुलिस कह दे कि तुमने ये क्रिमिनल हेट से किया था या इल विल से भेजी थी और पुलिस उठा के तुमको प्रोसिक्यूट कर लेगी। तो हुँ, 66 से अच्छे से डिस्क्राइब नहीं था। इस वजह से पीआईएल 2012 में श्रेया सिंघल ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस चल रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था आर्टिकल नंबर 66 ए को, और कह दिया था कि इसको आगे यूज नहीं किया जाएगा। बट आज भी काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं, केरल हो गई, ऊपर यूपी हो गई, ऐसे काफ़ी केसेस मिल रहे हैं, जिनमें उसी 66 ए आर्टिकल के तहत अभी भी लोगों को लगातार पकड़ा जा रहा है। तो हुँ, आज के फर्स्ट न्यूज़ में आया ही ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये बहुत शॉकिंग है और बहुत टेरिबल है कि जिसको हम लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है पहले से ही, उस पे अभी भी तुम लोग लगातार केस दायर किए जा रहे हो, लोगों को पकड़े जा रहे हैं। मतलब लोगों को हुँ, प्रोसिक्यूट किए जा रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ सारे के सारे राज्यों को फटकार लगाई है कि जो भी आज भी 66 ए आर्टिकल को या 66 ए सेक्शन को यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के, उन सबको तुरंत के तुरंत रोका जाए और सारे केसेस को बंद किया जाए। हुँ। ये है फर्स्ट न्यूज़ में। मैंने ये एक तो फोर्टिफ़िकेशंस वाला आर्टिकल पढ़ा था, जो केमिकली इंजीनियर्ड फूड मटेरियल्स हैं। हाँ, तो अभी मतलब उस पे बात चल रही है कि अगर वो बढ़ेगा कि केमिकली तुम न्यूट्रिएंट्स डालोगे फूड में। हाँ, तो हाँ, मतलब कर ये एक्सपर्ट्स वगैरह बोल रहे हैं कि अब जैसे जैसे अभी है कि लोगों में डेफिशिएंसीज़ होती हैं। तो फूड हुँ, फूड हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो उन डेफिशिएंसीज़ के लिए होते हैं। तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ऐसे फूड फोर्टिफिकेशंस करोगे तुम केमिकली मतलब मैन मेड न्यूट्रिएंट्स डालोगे उसमें। तो उसके बुरे बुरे रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, जो कि आजकल दिख रहा है बहुत बढ़ रहा है बेसिकली। लोग टमाटरों में इंजेक्शंस वगैरह डाल देंगे, कि भाई प्रोटीन में रिच हो जाए, किसी चीज़ में रिच हो जाए, तो उसके लिए है। बट डू यू औ थिंक कि रिप्लेसमेंट हो सकता है केमिकल फूड एक तरीके से नॉर्मल फूड का? क्योंकि काफ़ी जगह अपन लोग देख रहे हैं कि मांस वगैरह जैसी चीज़ें हैं, तो इन लोग दूसरी चीज़ों से बनाने लगे हैं, हुँ, जिसको इको 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 क्या कहते हैं, इको मास कहते हैं जिसको, ऐसी चीज़ें बनने लगी हैं कि इसमें हाँ, हम लोग और सब चीज़ें फल, फ्रूट और सब्ज़ी-वब्जियों से बनाएँगे हाँ, और बिल्कुल मांस जैसा टेस्ट देगा क्योंकि उसमें केमिकल्स मिला देंगे। हाँ। हाँ। ये इस आर्टिकल में ना ये थोड़ा ये नहीं लिखा हुआ है कि केमिकली चीज़ें बनी हुई हैं। केमिकली तो बनी हुई है, लेकिन केमिकली तुम्हारा वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स बनाए हैं। अभी अगर तुमको डेफिशिएंसी है, किसी आयरन की डेफिशिएंसी है, तुमने कुछ खाया जिसमें आयरन डला हुआ था एक्स्ट्रा, ताकि तुम्हारी डेफिशिएंसी को ठीक कर सके। वो अभी तो ठीक है, लेकिन आगे जाकर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है और ज़्यादा ओवरडोज़ हो सकता है। वो चीज़ है इसमें, उस चीज़ का कि भई तुम एक-एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा खा रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, डेफिशिएंसी होने के बावजूद वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। यही सब था इस आर्टिकल में तुम्हारा में। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अब नेक्स्ट की बात करें तो एक न्यूज़ आई है टूरिज़्म प्रमोशन काउंसिल की, हुँ, जो राजस्थान ने बनाई है। यहाँ अभी ड्राफ्ट चल रहा है, वो बनाई जाएगी और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
देखो राजस्थान देखा जाए वैसे ही टूरिज्म के मामले में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनके पास में फोर्ट्स हैं, डेज़र्ट है, काफ़ी चीज़ें हैं, जिनको विदेशों से लोग काफ़ी ज़्यादा देखने आते हैं। और अपन जब बात करते हैं ना टूरिज्म की, तो सबसे ज़्यादा पैसा जितना डोमेस्टिक टूरिज्म से कमाया जाता है, उससे ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिज्म से कमाया जाता है। और हुँ, राजस्थान के पास इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट अभी जो कोरोना वगैरह के केसेस वगैरह हुए, इन वजह से लॉकडाउन्स वगैरह लगे, उस हुँ, वजह से टूरिज्म सेक्टर को ही पूरे को बहुत नुकसान पहुँचा है। तो उस सेक्टर को बढ़ाने के लिए टूरिज्म प्रमोशनल काउंसिल बना रहा है राजस्थान। अब ये तो है केवल न्यूज़ में, लेकिन इसके अगर बैक एंड में अपन लोग देखें ना, तो टूरिज्म क्या करता है देखा जाए तो? टूरिज्म करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हुँ, चाहे ट्रैवल हो, टूरिज्म हो, हॉस्पिटैलिटीज़ अपन लोग देख लो, जो होटल्स वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को भी बूस्ट देता है। क्योंकि अगर इंडिया की जीडीपी में देखा जाए तो 9.3% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2019 में किसका था? टूरिज्म का ही था। और हुँ, 8.1% जो जॉब्स हैं पूरे इंडिया की, वो टूरिज्म सेक्टर से आती हैं। बट इंडिया अपनी जीडीपी के टोटल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म बढ़ाने के लिए? वो है 5.9%। हम्म। हुँ, अब टोटली देखा जाए तो 72% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो 32 साल से कम की है। और हुँ, एवरेजली 72% पॉपुलेशन कहेंगे तो 29 साल की है। तो ज्यादातर अपन बात की ना, टूरिज्म में याद रखना 80% तकरीबन जो टूरिज्म आता है, वो आता ही है 32 साल से छोटे लोगों से। और हुँ, एवरेजली सब लोग 29 साल के हैं, तकरीबन तकरीबन 72% पॉपुलेशन। तो इसको टारगेट करने की ज़रूरत है राजस्थान को। और राजस्थान उसके लिए टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल जो उसने बनाई है, वो इन्हीं लोगों को ज़्यादा टारगेट करेगी, उसने कहा है। ऑल्दो एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म पावर रैंकिंग, ये रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया को थर्ड बताया गया था टूरिज्म के आधार पे, अमेरिका और चाइना के बाद। कि हुँ, मतलब इंडिया में देखा जाए तो देखो, इंडिया के पास में प्लेट्यूस हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, बीचेस हैं, सब है, वाटरफॉल्स हैं, सब चीज़ें हैं इंडिया में ऑलमोस्ट, जिसको तुम टूरिज्म के रूप में यूज़ कर सकते हो। बाद और ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म पावर रैंकिंग, जिसमें इंडिया को थर्ड रखा गया है, हुँ, उसमें जो चीज़ें देखी गई थी, जो क्राइटेरियाज़ थे, वो थे जीडीपी, फॉरेन विजिटर्स स्प्रेडिंग, डोमेस्टिक स्प्रेडिंग और ट्रैवल एंड टूरिज्म इन्वेस्टमेंट। ये 4 हुँ, मानक थे जिन पे तय किया गया था कि किसको कहाँ रखना है, कहाँ टूरिज्म की कितनी संभावनाएँ हैं। और उसमें इंडिया थर्ड नंबर पे आया है। इवन हुँ, दो अगर देखा जाए ना, तो लेबर फोर्स, इंडिया पे लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अपना हुँ, देश एक जवान देशों में से एक गिना जाता है, हुँ, बहुत बड़ा, जिसमें जवान लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि 72% पॉपुलेशन, अभी अपन ने बात की कि 32 साल से नीचे है। तो इस लेबर फोर्स को चाहिए जॉब, और वो जॉब टूरिज्म से और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। पॉसिबिलिटीज़ इंडिया के पास में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अपन थर्ड नंबर पे आ रहे हैं, तो सोचो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको अभी तक अपन लोग अच्छे रूप से यूज़ तक नहीं कर पा रहे हैं टूरिज्म में। हुँ, और बिल्कुल। ऊपर से केवल नॉट इवन टूरिज्म इन दोज़ पर्टिकुलर सेक्टर, मेडिकल टूरिज्म, ज्वेलरी, हैंडक्राफ्ट, ऐसी चीज़ें तो तक को लोग देखने के लिए आते हैं दूर-दूर से इंडिया में। तो और मेडिकल तो अपन जानते ही हैं कि विदेशों में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का ऑपरेशन जितने में होता है, कई बार इंडिया में 10th उसके 10% का सॉरी, विदेशों में कोई भी चीज़ का मेडिकल कॉस्ट जितना भी लगता है, इंडिया में कई चीज़ों का उसका 10% लगता है। तो मेडिकल हुँ, टूरिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा है, उसको भी और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। हुँ, तो ये पूरा दिया हुआ था इस वाली न्यूज़ में। हुँ, ओके। हुँ, ये एक एक और पढ़ा था, ये शायद शायद हो सकता है इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जो जो पहले ही क्राइम करने से पहले ही किसी बंदे को डिटेंशन में डाल लो। हुँ। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है मासेस के लाइक सिक्योरिटी के लिए। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है मुझे। तेरा क्या कहना है इस पे? डिस्क्राइब करना, कुछ नहीं तो। नहीं मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली तुम्हारा है कि ये बंदे कुछ कर सकते हैं तो उसको उस पे एक्शन ले लेना, क्राइम करने से पहले, प्रिवेंट हुँ, करने के लिए क्राइम को। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ, मतलब
इस मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला है कि कर सकते हैं, बट उसमें बोला है कि वो कि एक मास कोई बड़ा कोई ऐसा कुछ क्राइम पॉसिबल हो, और कोई जिसमें काफ़ी लोगों के लिए कुछ खतरा हो रहा हो, तो वहाँ ये हो सकता है। तो अब है कि ये भी ठीक है कि क्यों करना है, फिर है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर देख रहे हो तो वो तो मतलब है कि वहाँ ट्रायल-वायल का तो सीन है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ क्राइम हुआ ही नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ एग्ज़ैक्टली, पे और प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत गलत यूज़ भी किया जाता है कई बार हाँ, बिल्कुल, लोगों बिल्कुल, से। दिख रहा है सामने, डेफिनिशन में ही दिख रहा है गलत यूज़। हाँ, नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो एक आई है अभिजीत सिन्हा की, हुँ, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एडवाइज़र थे। वो अभी मतलब देखा जाए तो वो आईएएस कैडर से थे। हुँ, उन्होंने 2 साल पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया है। सोशल सेक्टर से बिलॉन्ग करते थे वो पीएमओ ऑफिस में, बाय द वे। तो हुँ, उन्होंने 2 साल पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया है। अभी हाल में एक चीज़ देखी जाए ना, पीएमओ ऑफिस में लगातार रेजिग्नेशंस पता नहीं जाने किस वजह से हो रहा है। क्योंकि हुँ, एक नृपेंद्र मिश्रा है जो म्युनिसिपैलिटी सेक्टर देखते थे पीएमओ ऑफिस में। अभी अभिजीत सिन्हा है जो एडवाइजरी पीएमओ ऑफिस में थे और सोशल सेक्टर्स के को देखते थे, और थर्ड हाईएस्ट ऑफिशियल थे बाय द वे ये पीएमओ ऑफिस में। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। हुँ, और बताए तो इनके हेल्थ कॉजेज़ गए हैं और उनकी खुद की फ्री विल भी है, डिपेंड करता है, बट फिर भी ये सारे रेजिग्नेशंस लगातार, वो भी पीएमओ जैसे बड़े ऑफिस से आना, कई बार किसी सरकार की अनस्टेबिलिटी को दर्शा देता है कि वो चीज़ों को सही तरीके से रख नहीं पा रही है, या मान लो कि जो लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं उन लोगों को वो फ्रीडम नहीं दे पा रही है काम करने के लिए, कि लोग रेजिग्नेशन देके छोड़ दे रहे हैं चीज़ों को। हुँ, अभी अगर पीएमओ ऑफिस की बात की जाए तो बेसिकली कुछ चीज़ें जानने को ज़रूरी है, जैसे पीएम के सेक्रेटरी पीके मिश्रा हैं, एनएसए अजीत डोभाल हैं, और पीएम के जो एडवाइज़र हैं वो भास्कर खुल्वे हैं, और एस गोपाल कृष्णा और अरविंद ये एडिशनल सेक्रेटरीज़ वगैरह हैं जो पीएमओ ऑफिस में अभी इस समय काम कर रहे हैं, ये लोग। हुँ, ओके। दैट्स इट, इस न्यूज़ में इतना ही है ब्रो। और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड की बात की जाए, तो अभी जो जिस लिए वो आ रहे हैं, वो है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, जिसको सीईसीए कहा हुँ, जाता है, जो 2015 से अपना चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। वो सॉरी, चल पहले से रहा है अपने ऑस्ट्रेलिया के साथ में, काफी पहले से, बट 2015 में इसको सस्पेंड कर दिया गया था, अच्छा। सीईसीए को। तो उसको फिर से शुरू करने की कोशिश की जाएगी इस बार। और इंडिया का अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ इस समय ट्रेड कहा जाए तो 15 से 20 बिलियन डॉलर का होता है ऑलमोस्ट हर ईयर, जिसमें अपन लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं कम। अब हुँ, अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो अपन लोग करते हैं पैसेंजर व्हीकल हुए, मशीनरीज हुई, जेम्स हुए, ये सब चीजें करते हैं। और इंपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया से बात की जाए तो अपन लोग गोल्ड, कॉपर, वुल, फर्टिलाइजर्स, ऐसी चीजें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। बाय द वे, इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा रहे नहीं है, और बहुत कम ट्रेड है अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ में अगर देखा जाए तो। क्योंकि हुँ, जो नॉन प्रोफेशियल ट्रीटी होती है ना, जो न्यूक्लियर के लिए साइन की जाती है, इंडिया ने वो साइन करके नहीं रखी हुई है। बट ऑस्ट्रेलिया की ये पॉलिसी है कि जिन लोगों ने एनपीटी साइन करके नहीं रखी हुई है, उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया अपने बायलैटरल टाइज रखता नहीं है, बहुत कम रखता है। फिर भी इंडिया के साथ में रखे हुए हैं, यही दिखाता है कि इंडिया कितनी पीस कंट्री है, कि इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स का गलत यूज़ नहीं करती, ना ही इंडिया ने कभी आज तक किया हुआ है। इसी वजह हुँ, से ऑस्ट्रेलिया जब ऑस्ट्रेलिया जब एनपीटी ट्रीटी जिसने साइन करके नहीं रखी, उसके साथ में कोई किसी भी प्रकार के बायलैटरल टाइज नहीं रखता है, फिर भी उसने इंडिया के साथ में रखे हुए हैं। हुँ, और इवन तो अपन तो संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं, हुँ, जिसको ऑस इंडेक्स बोलते हैं, AUSINDEX, ऑस इंडेक्स बोलते हैं। वो संयुक्त सैन्य अभ्यास भी अपन लोग करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो इस पूरी न्यूज़ में तो यही जानना था जो न्यूज़ में था, कि हाँ, पीएम अबॉट जो एक्स पीएम थे वो आ रहे हैं और ट्रेड टॉक्स के लिए, और अभी कैसे ट्रेड के चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेन इसमें कवर कर लिया अपन ने। हुँ, अब अगर बात करें कुछ छोटी-छोटी न्यूज़ें हैं, 3-4, जो आज के द हिंदू में आई हुई हैं। अ, जैसे कि एक न्यूज़ है कि चाइना में फिर से लॉकडाउन लगने लगा है। तकरीबन 20 सिटीज़ में चाइना ने लॉकडाउन लगा दिया है, और मिलियंस लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में दोबारा से चले गए, हुँ, डेल्टा वेरिएंट की वजह से, सिंपल सी बात है। और बहुत से एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि
धीरे-धीरे करके कोरोना फिर से आ रहा है और पूरी दुनिया में ही एक वेव आने वाली है, नॉट इन इंडिया ऑल्दो। हुँ, अब देखते हैं जो भी होता है। नेक्स्ट न्यूज़ में दिया हुआ है कि अपन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को वो अपनी इंडियंस वुमेन्स हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच गई है ओलंपिक के 1-0 से हराया है। और इंडियंस अब सोचो पिछली बार इंडियंस वुमेन्स हॉकी टीम जो क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी ओलंपिक के लिए, वो इस बार सेमीफाइनल में है। इस हुँ, बार अपनी कैप्टन जो है वो रानी रामपाल है और जो गोलकीपर है वो सविता हैं ही हैं। उन्होंने इस वाले मैच में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया कि 10-12 ऐसे गोल्स हैं जो उन्होंने रोके हैं। इंडिया पे एक भी गोल नहीं होने दिया है इवन तो। बढ़िया। और इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के अगर कोच की बात की जाए तो मरजाने हैं, MARJANE मर्जने। हुँ, मर्जने हैं जो इंडियन हॉकी टीम के इस समय कोच हैं। हुँ। हुँ, एक अगली न्यूज़ और है छोटी-सी कि कमलप्रीत जो डिस्क थ्रोअर है इंडिया की तरफ से, उन्होंने इंडिया की तरफ से डिस्क थ्रोइंग की और 6th नंबर पे आई हैं। पहली ऐसी महिला बन गई हैं जो इंडिया को एथलेटिक्स की डिस्क डिस्क थ्रोइंग इवेंट में 6th नंबर पे लेके आई हैं। उनका बेस्ट थ्रो रहा 63 मीटर का बाय द वे। और नंबर 1 पे जो हॉलमैन है उन्होंने तो तकरीबन 70 मीटर के आस-पास थ्रो किया है। बट फिर भी पहली बार किसी ने क्वालीफाई किया डिस्क थ्रो में महिला ने और इतना अच्छा प्रदर्शन करके आई है। इंडिया के लिए देखा जाए तो ओलंपिक में आगे के लिए रास्ते खोलता है और अच्छे मतलब फ्यूचर के लिए। हुँ, हुँ, ये द हिंदू में देखा जाए तो ये छोटी-छोटी 2-3 न्यूज़ें थी बस। अब अपन अगर बात करते हैं हाँ, ऑल्दो याद रखना एक न्यूज़ और है जो द हिंदू में नहीं है, पीआईबी में आई है कि नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड NSEB इसको प्रपोज किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि एक नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा। वो क्या करेगा, जो राज्यों के लोकल बोर्ड्स होते हैं ना कि एमपी सरकार का बोर्ड, छत्तीसगढ़ का बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, जिनमें मतलब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एजुकेशनल बोर्ड की बात कर रहा मैं। हुँ, उनके साथ में नेशनल स्पोर्ट एजुकेशनल बोर्ड इंटीग्रेटेड होके क्या करेगा, शिक्षा के साथ-साथ में एकेडमिक तो बनाएगा ही बनाएगा। बोर्ड्स एकेडमिक तो बच्चों को होशियार बनाएँगे ही बनाएँगे, स्पोर्ट्स को भी साथ-साथ में ऊपर लेके आएँगे। बच्चों के पोषण पे ध्यान देंगे और जो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, जो अच्छा करेंगे स्पोर्ट्स में, उनको हायर लेवल तक पहुँचाएगा ये बोर्ड। अ, ओलंपिक्स जैसे बड़े-बड़े पोडियम्स तक पहुँचाने के काम करेगा, उनकी प्रतिभा को और ज़्यादा निखारने का काम करेगा, उन बच्चों को बाहर लाने का काम करेगा और स्पोर्ट्स को देश में बढ़ावा देने का काम करेगा। बाय द हुँ, वे ये एनएसईबी अभी प्रपोज्ड है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, देखते हैं शायद इम्प्लीमेंट हो जाएगा कुछ सालों में हुँ, या कुछ हो सकता है शायद नेक्स्ट जो पार्लियामेंट्री सेशन है उसमें इम्पोज़ हो जाए। अभी इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है बट प्रपोज़ कर दिया गया है अपनी गवर्नमेंट के द्वारा। हुँ, हुँ। अब ये तो हो गया और बाय द वे ये सब किया जा रहा है ओलंपिक की वजह से क्योंकि ओलंपिक में अपने एथलीट्स ने काफ़ी अच्छा काम किया। ऐसी बात नहीं है, अपने एथलीट्स जो ओलंपिक में गए हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बट फिर भी जब अपन देखते हैं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है अपनी तो उसके कंपैरिज़न में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है इन रियलिटी। हुँ, तो उसके लिए ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो उठाए जा रहे हैं अपनी केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखते हैं आगे क्या होता हुँ, है। अब अगर बात की जाए तो एक इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि एक बुक के बारे में आया। हाँ, ये बुक जानना ज़रूरी है। इंडियन एक्सप्रेस में विजय गोखले जो 20 साल तक इंडिया चाइना के फॉरेन सेक्रेटरी रहे और बढ़िया एकदम मैंडरिन बोलते हैं एकदम फ्लुएंट। तो हुँ, इसीलिए इंडिया चाइना के फॉरेन सेक्रेटरी 20 साल तक वही रहे हैं विजय गोखले। तो उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द लॉन्ग गेम। फर्स्ट बुक है उनके द्वारा निकाली गई है और हुँ, उसके बारे में छपा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। और उन्होंने इस बुक में ये सब बताया कि कैसे चाइना ने इंडिया की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट होने से रोका कई जगह, कैसे-कैसे दबाव बनाता है चाइना, कैसे इंडिया ने उसे टैकल किया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उस बुक में उन्होंने बताया है। बस हुँ, अपन को जानना इतना ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि द लॉन्ग गेम नाम की एक बुक है, जो विजय गोखले उसके राइटर हैं, जो इंडिया चाइना फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं 20 साल तक। दैट्स ऑल। हुँ, ठीक है। हुँ।
अब एक न्यूज़ और आई है जिसमें लिखा हुआ है जगदीश शेखावत और सी रंगराजन, ये 2 लोग हैं। सी रंगराजन बाय द वे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफिस उन सब में भी रहे थे, जो फाइनेंशियल ऑफिस होता है उनमें भी। तो जगदीश शेखावत और सी रंगराजन, इन दोनों को सीआर राव अवार्ड मिलेगा। अब सीआर राव कौन थे? सीआर राव मद्रास में पैदा हुए थे। उन्होंने ब्लैकवेल, हेरोइज्म, स्कोर टेस्ट, ऑर्थोनोजल एरे, इन सब पे काम किया हुआ है, मतलब साइंटिस्ट है। तो उनको इंडिया में पद्म विभूषण भी दिया गया है और यूएस ने सीआर राव को यूएस सिटीजनशिप भी दी थी। तो ये अवार्ड सीआर राव के नाम पे इस बार मिलने वाला है, जो जगदीश शेखावत और सी रंगराजन को दिया जाएगा। हम्म, हम्म, क्या that's- किस चीज के लिए बाय द वे? और उन लोगों ने जो काम किए, देखो उसमें 2-3 अलग-अलग फील्ड है कि जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने कैसा काम कर रखा है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसा काम कर रखा है या साइंटिफिक लेवल पे कैसा काम कर रखा है। इवन दो इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे कितना अच्छा दर्शाया है और इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे कितना रिकॉग्निशन दिलवाया है इंडिया को, उस पे डिपेंड करेगा। इस क्राइटेरिया पे केंद्र सरकार सीआर राव अवार्ड देती है, जो कि इस हम्म। साल जगदीश शेखावत और सी रंगराजन को मिलने वाला है। हुँ? ओके। अब एक न्यूज़ आई है एलआईसी की तरफ से कि एलआईसी के नए एमडी बनने वाले हैं मिनी आईपी, MINI IPE, मिनी आईपी एलआईसी के नए एमडी बनने वाले हैं। बस अपन लोगों को जो मेन जानना अगर इसमें ज़रूरी है बैक एंड पे, तो एलआईसी 1956 में बनी थी। मिस्टर कुमार जो है वो अभी उसके चेयरपर्सन हैं और ऑल्दो अभी न्यूज़ में काफ़ी चला था कि आईपीओ जो एलआईसी का है वो भी निकलने वाला है जल्दी ही। कि अच्छा। एलआईसी के इस बार के बजट में कहा गया था कि जो बीमा कंपनियां हैं उनके 74% तक शेयर्स के आईपीओस मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स मार्केट हम्म। में निकालेगी केंद्र सरकार, और मतलब 74% तक शेयर्स उसके बेचेगी। बट 74% से ज्यादा शेयर बेचने के बाद भी केंद्र सरकार एलआईसी में बोर्ड मेंबर का दर्जा किसी को नहीं देगी, जिसने शेयर होल्डर्स हैं उनको भी नहीं। हम्म। वरना कहा जाता है ना कि 51% से ऊपर शेयर्स बिक जाएं तो उस कंपनी का, जिस कंपनी ने, जिस पर्सन ने खरीदे होते हैं, वो उसका मालिक हो जाता है। बट यहाँ पे हम्म। ऐसा नहीं होगा। इसके आईपीओ निकलने के बाद भी बोर्ड मेंबर, इसका तो यही था। दैट्स ऑल, इस न्यूज़ में तो यही था मतलब। हम्म। हुँ। अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो एक न्यूज़ आई है वोडाफोन आइडिया की तरफ से कि वोडाफोन आइडिया के जो शेयर्स हैं कुमार बिरला के पास में, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। अब चाहे गवर्नमेंट खरीद ले, चाहे कोई प्राइवेट बंदा खरीद ले, चाहे किसी को भी खरीदना हो, वो खरीद सकते हैं उनसे शेयर्स। हुआ क्या है ना, पिछले 3 साल में वोडाफोन आइडिया के शेयर्स 85% घट गए हैं। पूरी कंपनी का वैल्यूएशन ही घट गया पिछले 3 साल में, बहुत ज्यादा। हम्म। ऊपर से वोडाफोन आइडिया पे बहुत ज्यादा उधारियां भी हैं। जैसे इंटरेस्ट का देखा जाए तो $25 बिलियन है। स्पेक्ट्रम के जो रुपए देने हैं वो $159 बिलियन है। जो एजीआर होता है, ऑग्यूमेंटेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसका $19 बिलियन है जो देना है अभी वोडाफोन आइडिया को, सरकार को। तो तकरीबन तकरीबन $235 बिलियन का तो उधार है उस पे। टोटल मार्केट शेयर लगातार वैल्यूएशन गिरता जा रहा है और कुमार बिरला ने भी वोडाफोन आइडिया को बेचने का फैसला ले लिया है। और जहां तक है, लोगों का माना जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया अब ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करेगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अब हम्म। देखते हैं कब तक चलती है। बट ऐसा भी नहीं है, अभी तो मिलियंस में यूजर्स हैं इसके। बट फिर भी कंपनी का वैल्यूएशन अगर लगातार डाउन होता चला जाए तो वो कंपनी बंद करना मजबूरी हो जाती है, और कुछ नहीं। हाँ। हम्म, ये पूरा इस न्यूज में है अगर देखा जाए तो। एक नेक्स्ट न्यूज आई है फॉर्च्यून ग्लोबल 500, एक रिपोर्ट आती है। अब ये रिपोर्ट किस पे आधारित है? ये रिपोर्ट है कि इंडस्ट्रीज जो है, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज, कौन कितना अच्छा काम कर रही है, इस साल किसने कितना अच्छा काम किया। उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। वर्ल्ड लेवल पे कैसा काम किया उसने, इकोनॉमिकल लेवल पे कैसा काम किया, डोमेशियल लेवल पे कैसा अच्छा काम किया, वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है वर्ल्ड स्केल में अगर देखा जाए तो।
मतलब टोटल पॉपुलेशन में वर्ल्ड पॉपुलेशन टोटल जुड़ी है, तो कितनी पॉपुलेशन जुड़ी हुई है, कितनों को फ़ायदा पहुँचा रही है, तो इन सब पे बनाया जाता है एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रिपोर्ट। हुँ, इस रिपोर्ट में नंबर 1 पे तो वॉलमार्ट है, इस समय। नंबर 2nd पे है स्टेट ग्रिड जो चाइना की कंपनी है। अब इंडिया की कंपनी की बात की जाए तो इंडिया की इसमें 6 कंपनियाँ हैं। हुँ। नंबर 155 पे है रिलायंस, जबकि रिलायंस पिछली साल 59 नंबर पे थी पिछले साल। इस ओह! बार 59 से ढकेल के 155 पे पहुँच गई है। हुँ, और किस वजह से? क्योंकि देखो, सच बात बोलूँ तो रिलायंस में ज़्यादातर काम पेट्रोलियम और इन सब चीज़ों का होता है, पेट्रोल-एट्रोल का। और हुँ। पेट्रोल की हालत क्या चल रही है अपन सब लोग देख ही रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन सब वजहों से भी रिलायंस पीछे ढकल गई है। दूसरा, अगर जो कंपनी बात की जाए वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो 205 नंबर पे है। हुँ, थर्ड है आईओसी, इंडियन ऑयल ऑयल कॉर्पोरेशन, जो 212 नंबर पे है। फोर्थ है ओएनजीसी, जो कि 243 नंबर पे है। फिफ्थ है टाटा मोटर्स, जो 357 नंबर पे है, 357। और सिक्स्थ है इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जो कि 394 नंबर पे है। ये 6 हुँ, कंपनियां ही हैं जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में इंडिया की केवल 6 कंपनी है। देखा जाए तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि हुँ, इंडिया जैसा बड़ा देश, इतने सारे लोग, और फिर भी अपन लोगों की केवल और केवल 6 कंपनियां हैं जो वर्ल्ड टॉप 50 कंपनियों में पहुंच रही हैं। टोटल रेवेन्यू शेयर्स में ले लो या इम्प्लीमेंटेशन में ले लो, किसी में भी ले लो। तो हुँ, ये अच्छा तो नहीं है, और वो भी हैं, वो भी पीछे ढकलती जा रही हैं लगातार। बस केवल एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेली ऐसी है जिसने 3 नंबर का जंप मारा है, जो 208 पे थी 205 पे आ गई है। बाकी के सब पीछे ढकल गए। तो फॉर्च्यून ग्लोबल इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें यही है, टॉप पे वॉलमार्ट और स्टेट ग्रिड है, और इंडिया की ये 6 कंपनियाँ हैं, दैट्स ऑल। हुँ। हुँ, तो इस न्यूज़ में तो जानने का यही था केवल। हाँ, अब एक आया है आर्टिकल द हिंदू में कि वैक्सीन को लेके, फ़ियर को लेके कोरोना के, हुँ, कस्प कस्प नाम से एक आया है आर्टिकल, देखा हो तुमने? तो देखो, एवरेजली जो क्योर है, जो एवरेजली जो केसेस हैं, सॉरी, एवरेजली जो कोरोना के केसेस हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक 40-40 हज़ार केसेस आ रहे थे, अब 41,000 से ज़्यादा केसेस आने लगे हैं हफ्ते में एवरेजली। हाँ, हाँ। और जब अपन केरल जैसे प्रदेशों को देखते हैं तो उनकी ट्रैजेक्टरी तो एकदम बूम कर रही है। 20,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं हर रोज़ ऑलमोस्ट। हुँ, और उसमें भी केरल एक उन स्टेट्स में से माना जाता है जो कि अपना डाटा काफ़ी सही देता है। क्योंकि केरल अपना डाटा छुपाता नहीं है, चाहे एक आदमी हो तो एक बताता है, ऐसा माना जाता है ज़्यादातर। क्योंकि हुँ, और स्टेट्स जहाँ पे डाटा छुपाते हैं, जैसे मान लो यूपी हुआ, बिहार हुआ, वहाँ तो डाटा का तुम क्या ही कह सकते हो, लोग सरकार हाँ। को खुद नहीं पता है सही से डाटा, तो वो क्या ही देगी, ठीक है? केरल में जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, बाय द वे, हाँ, केरल में टेस्टिंग टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है, क्योंकि हुँ, 1,30,000 लोगों की टेस्टिंग की जा रही थी पिछले हफ्ते तक। इस हफ्ते से 1,62,000 लोगों की टेस्टिंग की जाने लगी है। बट ट्रैजेक्टरी जिस हिसाब से बढ़ रही है, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि थर्ड जो वेव है इंडिया में आने की बात की जा रही है, वो ऑलमोस्ट शुरू होने वाली है धीरे-धीरे करके। हुँ, ऑल्दो एक रिपोर्ट है केंद्र सरकार की जिसमें ये भी कहा गया है कि 10% से ज़्यादा केसेस, ऐसे 46 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें 10% से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। और जितने भी ऐसे जिले हैं जिनमें 10% से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, केंद्र सरकार ने सारे राज्यों से ये कहा है उन जिलों की रिपोर्ट हमें भेजी जाए, और उन जिलों में रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएँ अभी से, जिससे हुँ, थर्ड वेव को जहाँ तक हो अपन लोग अवॉइड कर सकें, और जितना कम से कम रख सकें उतना कम से कम रखें। क्योंकि क्योंकि अपने देश में प्रॉब्लम क्या है ना, 40 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो जिनमें अभी भी लैक ऑफ एंटीबॉडीज़ है। उनमें हुँ, उतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है कि कोरोना आए और वो उसको झेल सके। और उन 40 करोड़ में से भी 80% लोग ऐसे हैं जो एडल्ट हैं। और अपन पिछली 2 वेव्स में देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो वल्नरेबल लोग होते हैं वो एडल्ट्स ही होते हैं। क्योंकि बच्चों पे उतना इम्पैक्ट नहीं करता कोरोना जितना एडल्ट्स पे।
क्योंकि एडल्ट ही हुँ, हैं जो भर्ती हो जाते हैं, मरते हैं ज़्यादातर हुँ, पॉसिबली। और अभी केवल एक ही तरीका है इससे बचने का, वो है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन डोज़ेज़ लगाए जाएँ। जो कि आज से अगर 90 लाख से 1 करोड़ डोज़ेस रोज़ लगाए जाएँ ना, तब 1 साल लगेगा इंडिया को पूरा वैक्सीनेट करने में। जो हुँ, अभी केवल और केवल 30 से 60 लाख पर डे लगाए जा रहे हैं। और इसमें भी देख रहे हो कितना अंतर है केंद्र सरकार के में, कि 30 से 60 लाख, हो सकता है किसी दिन 30 लाख लगाया जा रहा हो, उधर हो सकता है किसी दिन 60 लाख। हुँ, मतलब बिल्कुल। असमानताएँ कितनी ज़्यादा है। और एक है आईसीएमआर की एक रिपोर्ट और आई है डेल्टा वेरिएंट को लेके, उन्होंने टेस्ट किया था। डेल्टा वेरिएंट के 2 टाइप्स होते हैं, AY1 और AY3। उन पे आईसीएमआर ने किया था स्टडी। उसमें क्या किया था, कुछ लोग ऐसे जिनको वैक्सीन लग चुकी है, उसके बाद जिनको कोरोना हो चुका है, और कुछ लोग ऐसे जिनको वैक्सीन लग चुकी है और जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है। दोनों पे टेस्ट किया गया डेल्टा वेरिएंट का। तो हुँ, इसके रिजल्ट ये निकले हैं कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है और जो अभी तक जिनको कोरोना नहीं हुआ है, उन पे डेल्टा वेरिएंट 23% लोगों तक पे इफेक्ट कर गया, मतलब 100 में से 23%, 23 लोगों पे। और हुँ, जिनको वैक्सीन लग चुकी है और जिन्हें एक बार कोरोना भी हो चुका है, क्योंकि देखो वैक्सीन भी एंटीबॉडीज बनाती है, कोरोना होने के बाद भी ब्लड में एंटीबॉडीज बनती है। तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा हो चुका है कि 2.5 गुना ज़्यादा दमदार उनका इम्यूनिटी सिस्टम है उन लोगों के कंपैरिज़न में जिन्हें वैक्सीन लगी हुई है और वो इन्फेक्टेड अभी तक नहीं हुए हैं। हुँ, उनका 2.5 गुना ज़्यादा निकला जो वैक्सिनेटेड है और जिनको कोविड हो चुका है। हुँ, ये आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई। ऑल्दो जो 46 डिस्ट्रिक्ट में 10% से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, ये भी आईसीएमआर की ही रिपोर्ट है। तो ये सब दिया हुआ है इस पूरे आर्टिकल में। अगर देखा जाए तो जो ज़रूरी है अपनों जानने के लिए, वो केवल इतनी ही चीज़ें हैं। हुँ? हुँ, हुँ, अब एक और बात की जाए, अगर एक और नेक्स्ट आर्टिकल की बात की जाए, तो बोम्मई को लेके जो कर्नाटक के नए सीएम बने हैं, अभी येदियुरप्पा को हटाया गया है और उनकी हाँ, जगह नए सीएम बने हैं बसवराजा बोम्मई। हुँ? हुँ, तो उन पे अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पीएम वो सीएम को नियुक्त करने होते हैं। तो सीएम की ये ड्यूटी है कि उसको अपनी मिनिस्टर्स को नियुक्त करना है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नियुक्त करते टाइम भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि येदियुरप्पा अगर लिंगायत समुदाय की देखा जाए जो वहाँ पे मेजॉरिटी है, जिन्होंने कहा जाता है कि लिंगायत समुदाय जो चुनता है, 50% मेजॉरिटी उन पे ही डिपेंड करती है कि कौन किसकी सरकार बनेगी। हुँ, अब क्योंकि मेजॉरिटी में वहाँ पे पॉपुलेशन में लिंगायत समुदाय है बहुत ज़्यादा। बाय द वे आता लिंगायत समुदाय ओबीसी में है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा 17 से 18% पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, हुँ, उसके बाद भी येदियुरप्पा जो हैं, जो अभी हटे हैं, वो भी लिंगायत समुदाय से थे और अभी जो बोम्मई बनाए गए हैं, वो भी लिंगायत समुदाय से हैं। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि उनको लिंगायत समुदाय वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, बट देखना ये है कि जो ग्रुप्स हुए, अलग-अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, सबके अपने-अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर ग्रुप के, कि हमें इतना रिप्रेजेंटेटिव मिले। मतलब हमारे ग्रुप में हमने तुम्हारी सरकार को बनने में सपोर्ट किया है, तो हमारे मंत्री बनाए जाएँ तुम्हारी सरकार में। वो हुआ, सबको खुश रखना है, इवन दो जो बीजेपी की हाई कमान है, उसकी भी डिमांडों को पूरा करना है बोम्मई को। अपने भी कुछ मॉरल ग्राउंड्स होंगे, अपने भी कुछ मिशंस होंगे, उनको भी पूरा करना है। कुछ प्रिंसिपल्स होंगे अपने, उनको भी पूरा करना है। डिफेक्टर्स जो अलग-अलग लोग हैं, क्योंकि अभी काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बोम्मई के सीएम बनने से खुश नहीं हैं, तो उन लोगों को भी सैटिस्फाई करना है। साथ-साथ में इ मतलब साथ-साथ में जो येदियुरप्पा को हटाया गया ना, येदियुरप्पा पे काफ़ी चार्ज ऑफ लोड भी आ गया था। क्योंकि येदियुरप्पा पे नेपोटिज़्म के काफ़ी चार्जेस लगने लगे थे, करप्शन के हुँ, चार्जेस लगने लगे थे। तो येदियुरप्पा को जिस तरीके से इन सब चार्जेस के बीच में हटाया गया है, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया है। कुछ लोगों का कहना ये भी है, कुछ ग्रुप्स का जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं सीएम बनाने के लिए, उन ग्रुप्स का ये कहना है कि येदियुरप्पा को जिस स्थितियों में हटाया गया है वो सही नहीं है। वो येदियुरप्पा को डिफेम करने की कोशिश है। तो उन ग्रुप्स को भी सँभालना है बोम्मई को। और ये पूरा कार्यभार अब बोम्मई कैसे करते हैं,
ये आगे देखने वाली बात होगी कर्नाटक में, क्योंकि हुँ, कर्नाटक में अगर उन्होंने ये चीज़ें सही से की, तो बीजेपी की गवर्नमेंट लगातार बनी रह सकती है। और अगर उन्होंने ये चीज़ें सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की, सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, हर किसी को खुश नहीं किया, इवन दो जनता को भी। इसी को तो डेमोक्रेटी की खूबसूरती कहते हैं ब्रो। डेमोक्रेसी की खूबसूरती ही यही है कि तुम्हें चुन के भेजा है, अब तुमको सब सँभालना है। हुँ, अगर वो इन सब चीज़ों को नहीं सँभाल पाते हैं, तो हो सकता है आज जो ग्रुप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसी और पार्टी को सपोर्ट करके उसकी सरकार बनवा देंगे। बिल्कुल। अब देखने वाली बात ये होगी कि बसवराज जो बोम्मई जो अभी कर्नाटक के सीएम बने हैं, वो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। हुँ? हुँ, तो ये है पूरा इस आर्टिकल में। ऑल्दो एक आर्टिकल छपा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसमें एक आर्टिकल आया है, गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल आया है एक 2021। हुँ? हुँ, अब इस बिल में क्या है कि ऐसे लोग जो गोवा में रह रहे हैं, किसी भी जगह पे पिछले 30 साल से, बट उन लोगों वो जिस जगह पे रह रहे हैं, उस जगह पे किसी और बंदे को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? कोई हुँ, बंदा हुँ, आके कह दे नहीं ये गलत रह रहे हैं, इल्लीगल है या ये हमारी जगह है फलाना-ढिकाना, ऐसी जगह ना हो। नॉर्मली जो लोग गोवा में रह रहे हैं पिछले 30 साल से और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो जो 30 साल से जिस भी लैंड पे वो रह रहे होंगे, अगर वो लैंड 250 स्क्वायर फीट से कम की है, तो उनको उस लैंड का ओनरशिप राइट्स दे दिए जाएँगे, हुँ, तुरंत के तुरंत। मतलब 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर गोवा में कोई किसी भी लैंड पे रह रहा है पिछले 20 साल से, तो उसको अगर वो एक फॉर्म भर के देता है गोवा और दमन द्वीप उस पूरे ही एरिया में। तो वो अगर एक फॉर्म भर के देता है कि हाँ और वो प्रूव करता है कि मैं इस जगह पे 1 अप्रैल 2001 से पहले से रह रहा हूँ, तो 30 दिन में उसको उस 250 स्क्वायर फीट से अगर छोटी जगह है तो उसके ओनरशिप राइट्स मिल जाएँगे 30 दिन में। हुँ? हुँ, बट अब इसमें एक क्रिटिसिज़्म भी है कि ये गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021 जो है, वो इतनी जल्दबाजी में पास क्यों किया गया? ये हुँ, बिल 10 और बिल के साथ में एक ही दिन में पास कर दिया गया, मतलब 11 बिल पास किए गए एक ही दिन में। हुँ, तो ये इतनी जो रफ्तार में पास किया गया है, काफ़ी लोगों का कहना ये है कि सरकार के खुद के जो इल्लीगल स्ट्रक्चर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा, जो हुँ, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सरकार को सपोर्ट करते हैं, उनके जो इल्लीगल स्ट्रक्चर्स हैं जो वहाँ पे बने हुए हैं, वो तोड़ने ना पड़े, इस वजह से उनको लीगल करने के लिए सरकार ने ये पास किया है। हुँ, कि वो भी लीगल बने रहें, लोगों के वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके खुद के भी पर्सनल बेनिफिट्स हैं इसमें। इन हुँ, चीज़ों को लेके सरकार पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सबको सरकार कैसे टैकल करती है और क्या सरकार के सच में इसके पीछे ऐसे इंटेंशंस हैं कि सच में उन लोगों को भूमि देने के इंटेंशंस हैं जिनके पास में ज़मीन नहीं है या जिनके पास रहने में घर नहीं है। अब ये चीज़ तो आने वाले फ्यूचर में ही पता पड़ेगा। हुँ। इस पूरे आर्टिकल में यही है। लेकिन हुँ। 250 स्क्वायर फीट से कम का ही है ना, तो ये हाँ, 250 स्क्वायर इंडस्ट्रियलिस्ट फीट। वाला एंगल आया कैसे? मतलब कोई अगर ऐसे बोल रहे हाँ। हैं कि किसी बड़े लोगों की ज़मीन को पक्का करवाना है वहाँ पे, तो हुँ। 250 स्क्वायर फीट तो कम नहीं हो गया? बिकॉज़ प्रॉब्लम ये है ना, वहाँ पे 50 लोग हैं, जैसे मान लो किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के अंतर्गत 50 लोग काम करते हैं। वो हुँ, सबको ढाई 250 स्क्वायर फीट दिलवा देगा और फिर उन सबको खुद के अंडर करके पूरी ज़मीन खुद से उनकी खरीद लेगा। हुँ, पूरी सरकारी ज़मीन तो टोटल की टोटल लीगली हो गई और उसकी खुद की हो गई। समझ रहा है? ये हुँ, प्रॉब्लम्स है। क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं है कि एक है, वो तो 250 स्क्वायर फुट मिनिमम एक आदमी को मिलेगी और हुँ, बगल-बगल में तुम चाहे कितनी भी कर लो। ये है ना प्रॉब्लम बिल में। हुँ, तो उसमें मान लो किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में 10 एकड़ ज़मीन है, जिसको इल्लीगली उसने हड़प के रखा है। अब मानो वहाँ पे कुछ लोग जो है अगर इसमें सरकार के गलत इंटेंशंस हुए, सरकार के अगर सही इंटेंशन है तो नहीं होने वाला। अगर सरकार के गलत इंटेंशन हुए, तो काफ़ी सारे लोगों को 250 स्क्वायर फुट दे देगी और फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट उनको क्योंकि सरकारी ज़मीन इंडस्ट्रियलिस्ट खरीद नहीं सकता था बाय द वे। लेकिन हुँ, अब जब वो प्राइवेट बंदे की हो गई तो सरकार तो वो जो बंदा है ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है,
वो अपने बंदों को पैसे दे के खरीद सकता है कि लो मुझसे ये हुँ, 50,000 1 लाख रुपए ले लो, दे दो ज़मीन। सस्ते में भी मिल हुँ, जाएगी और उसके पास में ओनरशिप राइट्स भी आ जाएँगे और हो सकता है उस पर्टिकुलर ज़मीन की कीमत करोड़ों में हो। हुँ, हुँ, ये अंतर है इसमें हुँ, कि अब हुँ, आने वाले समय में क्या होता है, ये तो देखने वाली बात है। हुँ, अब एक चीज़ और है दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया है अभी कि एक 22 सप्ताह की एक प्रेग्नेंट लेडी थी, जबकि इंडिया में कानून है कि 12 सप्ताह के ऊपर तुम अबॉर्शन नहीं कर सकते। हाँ, ये पढ़ा मैंने। हुँ, बा हाँ, हाँ, ये देखा मैंने ये हाँ। आर्टिकल। हाँ, कंटिन्यू। अब 22 सप्ताह की एक प्रेग्नेंट लेडी थी, बट उसमें क्या था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे उसकी प्रेगनेंसी में, हुँ, बहुत ज़्यादा। तो हुँ, इस वजह से गवर्नमेंट ने उसे उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए अलाउ कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, सॉरी गवर्नमेंट ने नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट हाँ, ने अलाउ किया है। हुँ, अब हुआ क्या है, अभी गवर्नमेंट जो बिल लेके आई थी उसमें एक चीज़ साफ कर दी गई थी, 12 हफ्ते तक तो तुम लोग अपनी मर्ज़ी से अबॉर्शन करवा सकते हो, केवल एक डॉक्टर की सलाह से, कि एक डॉक्टर ने कह दिया हो जाएगा। 12 से अगर तुम्हें अबॉर्शन करवाना है, तो तुम्हें कम से कम 2 डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ेगी और उसके बाद भी तुम्हारा अबॉर्शन तभी हो पाएगा जब कुछ ऐसे क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस बन रहे हो जिनमें तुम उस प्रेगनेंसी को बियर नहीं कर सकते। तो हुँ, जो पहले 12 से 20 हफ्ते था बाय द वे कि 12 से 20 हफ्ते में अगर क्रिटिकल प्रेगनेंसी है तो तुम उसको अबॉर्ट करवा सकते थे और 20 से ऊपर चला गया, फिर तो तुम अबॉर्ट नहीं करवा सकते। लेकिन हुँ, अब इसको बढ़ा के 12 से 24 कर दिया गया था कुछ दिनों पहले। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में 22 सप्ताह की एक प्रेग्नेंट लेडी है, जिसको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए छूट दे दी गई है। हुँ, हुँ, और दैट्स ऑल इस न्यूज़ में यही है। एक लास्ट न्यूज़ है वन लाइनर के रूप में कि एक राशिद ईरानी है, जो फ़िल्म क्रिटिक्स कहे जाते हैं। तो हुँ, राशिद ईरानी फ़िल्म क्रिटिक थे, उनकी अभी निधन हो गया है कुछ दिन पहले, कल ही निधन हुआ है। तो वो ईरानी उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने उनकी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री थी, उसके वो मालिक भी थे। तो हुँ, राशिद ईरानी की अभी डेथ हो गई है परसों। बस इस न्यूज़ में हुँ, इतना ही था। ऑल्दो हाँ, एक न्यूज़ और है। इसके बाद में एक न्यूज़ और है कि जैक डॉर्सी अपन जानते हैं कि ट्विटर के को-फाउंडर हैं। हुँ, उन्होंने अभी एक कंपनी है नाम से, हुँ, उसको $29 बिलियन में खरीद लिया है, अभी हुँ, कुछ दिनों पहले। तो उनकी डील मतलब एकदम डील पक्की हो चुकी है, तो उन्होंने अब जो बात करते हैं ना अपन लोग कि आफ्टर पे कंपनी अब जैक डॉर्सी की हो चुकी है पूरी तरीके से। हुँ। और तुझे कुछ करना है ब्रो? मतलब जोड़ना है बता? नहीं, नहीं हो गया सारा। ओके। मुझे तो जितनी मैंने पढ़ी थी हो गई। हाँ, तो आज के करंट अफेयर्स में तो इतना ही था करने के लिए।